हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडिट ऑन टिप्स। और आज हम बात करने वाले हैं एसए 550 के बारे में, रिलेटेड पार्टीज। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ वो है सीए पंकज गर्ग सर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन जो एंटिटी के ऊपर एफआरएफ एप्लीकेबल है, अगर उसके अंदर डिफाइन की गई है तो डेट पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू द रिलेटेड पार्टी। या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, उसके अंदर अगर मान लो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दे रखी है तो डेट पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू द रिलेटेड पार्टी। इन केस अगर एप्लीकेबल एफआरएफ डज नॉट एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट फॉर द रिलेटेड पार्टी, क्या कह रही है, वेयर द एप्लीकेबल एफआरएफ एस्टैब्लिशेस इन मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, तो उस केस में रिलेटेड पार्टी कौन होगी हमारी। देन उन केस में a person or other entity that has the control or significant influence or directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity, or another entity over which the reporting entity has the control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, लाइक इफ एच लिमिटेड की एक एच लिमिटेड का कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एस लिमिटेड के ऊपर और एक्स लिमिटेड के ऊपर, और एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के ऊपर है। तो अगर इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें, लेट सपोज एच लिमिटेड हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो अगर मान लो एस लिमिटेड का एच लिमिटेड के ऊपर है तो इट इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, या फिर इसका वाइस वर्सा, एच लिमिटेड का एस लिमिटेड के ऊपर है तो इट इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। दोनों केसेस कंसिडर्ड है। और या फिर अगर मान लो एच का एक्स के ऊपर है सिग्निफिकेंस और एक्स का वाई के ऊपर है, तो जो एच का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वाई के ऊपर एच का थ्रू इंटरमीडिएट ऑफ द एक्स लिमिटेड, इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इसका वाइस वर्सा भी शैल बी कंसीडर्ड टू बी द रिलेटेड पार्टी। यानी कि अगर मान लो हमारी अगर वाई का इन्फ्लुएंस है एच लिमिटेड के ऊपर और एच लिमिटेड हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है, देन इट शैल ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी द रिलेटेड पार्टी। तो दोनों के दोनों हमारे कवर्ड है इसके अंदर। And along with this, another entity that is under the common control with the reporting entity through having the common control ownership, close family member or the common key management। क्या कह रहा है, if S limited और H limited की अगर X limited की अगर हम बात करते हैं, अगर S limited हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है और X limited की इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन है S limited के साथ, इन दोनों के बीच में कॉमन कंट्रोल है थ्रू H limited कॉमन कंट्रोल कर रहा है S limited को भी X limited को भी, तो ये भी हमारी रिलेटेड पार्टी कंसिडर होंगी। अगर इन केस एच लिमिटेड का कोई क्लोज फैमिली मेंबर है तो, और उसका अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक्स लिमिटेड के ऊपर, तो डेट शेड आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी द रिलेटेड पार्टी। जो इसके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी हम एक तरह से रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में भी कवर करेंगे। अगर एच लिमिटेड का एस लिमिटेड एक्स लिमिटेड के ऊपर है तो इसके जो एच लिमिटेड के फैमिली मेंबर्स होंगे, दे शैल आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी द रिलेटेड पार्टी टू एक्स और द एस लिमिटेड। एंड कॉमन की मैनेजमेंट, इन केस अगर मान लो केएमपी इनकी कॉमन है तो इन दैट केस आल्सो। हाउएवर एंटिटीज दैट आर अंडर द कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट आर नॉट कंसीडर्ड रिलेटेड पार्टी अनलेस दे एंगेज इन द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और द शेयर रिसोर्स टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद वन अनदर। क्या कह रहा है, इन केस अगर मान लो देयर इज अ कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट, जैसे कि मैंने ऊपर जो कंपनीज की बात की थी एच लिमिटेड, इफ इन केस इट इज अ स्टेट एंड इट हैज अ कॉमन कंट्रोल ओवर टू एंटिटीज, तो उस केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तभी कंसीडर, मतलब कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में तभी कवर्ड होंगे अगर मान लो देयर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और दिस सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ रिसोर्सेज। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो उस केस में हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे रिलेटेड पार्टी। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ना। रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसा तो है नहीं कि एंटिटी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती, एंटिटी ट्रांजैक्शंस कर सकती है। सो इन दैट केस कोई एंटिटी फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रही, इस चीज को चेक करने की जिम्मेवारी है ऑडिटर की। जब ऑडिटर ऑडिट करता है एंटिटी का, ही शैल कंसीडर कि जो रिलेशनशिप्स हैं रिलेटेड पार्टी के साथ और जो ट्रांजैक्शंस अगर हुई हैं वो फ्रॉड की नेचर की तो नहीं है। एक बार इसको रीड करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजैक्शंस। So objective is to obtain the understanding with respect to the relationship and transaction to recognize the fraud risk factors। कोई fraud risk factors से इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन एंटिटी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रही जो फ्रॉड नेचर की हो, यानी कि खुद उसने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और सस्ते दामों पे अपनी रिलेटेड पार्टी को सेल कर रही है। इस एंटिटी में उसने लॉस शो कर दिया और वहां पे अपनी हाई वैल्यू पे बेच रही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे उसके शेयर होल्डिंग कम है, वहां पे शेयर होल्डिंग या द एंटिटी की। सो ऐसे तो कोई काम नहीं कर रही जो फ्रॉड नेचर का हो। सो ऑडिटर शैल चेक
to recognize the fraud risk factor, if any, arising from the related party relationship or the transactions that are relevant to identify and assess the risk of material misstatement due to the fraud. So auditor will check this, and along with this, he will conclude whether the financial statement, insofar as they are affected by those relationship and transactions, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में कि जो रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस की ऑडिटर ने बात की है, अगर हम उनके इफेक्ट को कंसीडर करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है. ऑडिटर विल कंक्लूड दिस थिंग आल्सो, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो मिसलीडिंग तो नहीं है. सो द ऑडिटर विल चेक दिस थिंग, एंड अलोंग विद दिस, इन केस अगर मान लो एंटिटी के ऊपर जो FRF एप्लीकेबल है, इट एस्टैब्लिशेस द रिक्वायरमेंट फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यानी कि दैट FRF सेज की एंटिटी को आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन, उनको अकाउंट करनी है और उनको डिस्क्लोज करनी है. तो उस केस में ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी बनती है कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा उन ट्रांजैक्शन, उन रिलेशनशिप्स और उन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में, कि क्या मैनेजमेंट उन वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, क्या डिस्क्लोज किया, क्या उनको प्रॉपर्ली अकाउंट किया. ऑडिटर की जिम्मेवारी है चेक करने की. So in addition, where the applicable FRF establishes the related party requirement, so the auditor objective is to obtain the sufficient appropriate audit evidences about whether the related party relationship and the transactions have appropriately identified, accounted and disclosed. IAD. क्या एंटिटी ने उनको आइडेंटिफाई किया, अकाउंट किया और डिस्क्लोज किया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क. So auditor objective is to check this thing also and obtain the sufficient appropriate audit evidence in respect of these. Now, अब हम बात करते हैं ऑडिटर की प्रोसीजर्स की. एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू बात करेंगे इसके बारे में. ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या हैं. नाउ हमने बात की कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ही विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप एंड द ट्रांजैक्शंस. तो ऑडिटर विल परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. He will perform the risk assessment procedures with respect to whether he will inquire the management कि कौन कौन सी वो जो related parties है जिनके साथ entity डील करती है. He will try to obtain the identification of those relationship and transactions involved. He will inquire the management कि कौन कौन सी related parties हैं, उनके साथ किस टाइप का nature of relationship है, मतलब कि subsidiary है, close family member है या फिर subsidiary holding क्या है, मतलब कि he will try to inquire about the relationship of the debt related party, किस टाइप की ट्रांजेक्शंस अकर हो रही हैं. अलोंग विद दिस ऑडिटर विल चेक दी जो रिलेटेड कंट्रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, यानी कि क्या एंटिटी ने कोई कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं कि जो जिन कंट्रोल्स के थ्रू एंटिटी आइडेंटिफाई करती हो इन रिलेशनशिप्स को, इन ट्रांजेक्शंस को, क्या इनके अप्रूवल, इनके रिस्पेक्ट में इनके अप्रूवल, ऑथराइजेशन, इनकी अकाउंटिंग, इन कंट्रोल्स को चेक करेगा ऑडिटर कि क्या कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड हैं. इफ कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड, क्या वो वर्किंग इफेक्टिवली हैं या नहीं है. ऑडिटर विल ट्राई टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज रिलेटेड कंट्रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस. अलोंग विद दिस हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि जब ऑडिटर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा हो तो ही विल स्टे अलर्ट कि क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने हमें डिस्क्लोज ना की हो, आइडेंटिफाई ना की हो. तो ही विल स्टे अलर्ट जब वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा. ही विल अलोंग विद दिस कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है दोज विच आर आउटसाइड द एंटिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में एंटिटी ने कोई ट्रांजैक्शन किया, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है. इन केस अगर मान लो ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि देयर इज एनी रिलेशनशिप और द ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर, या फिर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड द एंटिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उस केस में ऑडिटर कुछ रिस्पॉन्सेज करेगा, मतलब कि कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा. दोज आर द रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, यानी कि क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें कोई ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं किया, फिर किसी रिलेटेड पार्टी के बारे में नहीं बताया, मतलब कि हो सकता है क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में कोई फ्रॉड इन्वॉल्व हो, तो ऑडिटर उस केस में क्या करेगा. दैट आर द रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क, यानी कि इन केस इफ द ट्रांजैक्शन और द रिलेशनशिप इज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज, तो उस केस में सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ही विल कम्युनिकेट टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ उसी टाइम डिस्कस करेगा कि हाँ ऐसे एक ट्रांजैक्शन है जो कि मैनेजमेंट ने हमें डिस्क्लोज नहीं की, या फिर ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी है जिसके साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है लेकिन मैनेजमेंट ने हमें इस रिलेटेड पार्टी के बारे में बताया ही नहीं. He will discuss with the engagement team members. Along with this, he will inquire the management कि
आपने क्यों हमें डिस्क्लोजर नहीं दिया, कंट्रोल्स में कहां पे फेलियर रहा कि एंटिटी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही उस रिलेटेड पार्टी को, और एंटिटी को ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि सारी सारी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उस रिलेटेड पार्टी के साथ, उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए। अलॉन्ग विद ऑडिटर इनके ऊपर सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा एंड ही विल रिकंसीडर द रिस्क। रिकंसीडर रिस्क का मतलब कि क्योंकि ऐसा में एक रिलेटेड पार्टी मिली है, ऐसी कई हो सकती है जो एंटिटी ने हमें डिस्क्लोज ही नहीं की, या फिर ऐसी कई ट्रांजेक्शंस हैं जो मैनेजमेंट ने हमें अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं की, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आ सकता है उस रिस्क को एक बार रिकंसीडर करेगा। और इन केस अगर मान लो ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के नहीं बताई हमें उस रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो उसकी इम्प्लीकेशन हमारी ऑडिट पे क्या पड़ेगी, यानी कि हमें किस एक्सटेंट तक अपने प्रोसीजर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ही विल इवैल्यूएट दिस थिंग ऑल्सो। ये तो बात होगी इनकेस अगर मान लो एंटिटी ने हमें डिस्क्लोज नहीं की किसी ट्रांजेक्शन या रिलेशनशिप के बारे में। इन केस अगर मान लो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आउटसाइड द एंटिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि विच इज ए नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन, अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है तो उस केस में ऑडिटर विल चेक दी बिजनेस रेशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि क्या वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड पर्पस के लिए नहीं है, के लिए तो नहीं है, या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के लिए एंटिटी ने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन को किया हो, तो ऑडिटर विल चेक द बिजनेस रेशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। ही विल चेक द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड ही विल चेक वेदर दी उस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं किया गया, एंड उस ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन और अप्रूवल था या नहीं था, प्रॉपर ऑथराइजेशन और प्रॉपर अप्रूवल था या नहीं था। इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर चेक करेगा और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द ओवरऑल आवर स्टैंडर्ड। इसको एक बार रीड करेंगे, क्या कहता है हमारा स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिलेशनशिप एंड द ट्रांजैक्शन। ऑडिटर विल इंक्वायर द मैनेजमेंट, जैसे कि हमने कहा ऑडिटर मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा कि ऐसी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके बारे में हमें डिटेल्स दी जाएं और क्या कोई चेंजेस आए हैं प्रायर पीरियड्स के रिस्पेक्ट में, पिछली बार से इस बार में कोई रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टीज के अंदर कोई चेंज आया है, उनके साथ रिलेशनशिप उन रिलेटेड पार्टीज के साथ बिटवीन द एंटिटी एंड द रिलेटेड पार्टी, एंड द टाइप एंड द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द पीरियड। किस टाइप की ट्रांजैक्शंस इनकर हुई है, पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शंस क्या था, ऑडिटर विल इंक्वायर दीज थिंग्स। अलोंग विद दिस ऑडिटर विल परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वेदर द मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द कंट्रोल्स, क्या कोई कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप, कि क्या मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है, अकाउंट करती है और डिस्क्लोज करती है IAD in respect of the related party relationship and the transactions। क्या कोई controls established हैं to identify, account and disclose those relationship and transactions, and क्या उन transactions का authorization और approval होता है, authorization and approval significant transaction or arrangement with the related party, and authorize and approve significant transaction or arrangement outside the normal course of business, यानी कि any transaction which is outside the normal course of business of the entity, क्या उनका authorize और approve हो रहा है किसी न किसी एक मैनेजमेंट में किसी एक सिग्निफिकेंट पर्सनल के द्वारा, क्या उन ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है। ऑडिटर विल चेक द कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमारा स्टैंडर्ड इसी के साथ कहता है कि यू हैव टू मेंटेन द अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे तो ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट कि क्या कोई इंडिकेशन तो नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको शो करती होगी देयर इज अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और द ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज्ड, यानी कि जब आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे तो क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने पहले हमें डिस्क्लोज ना की हो। And along with this, if auditor identifies significant transaction outside the entity normal course of business, he should inquire the management about the nature of this transaction, whether related party could be involved, यानी कि अगर कोई ऐसी ऑडिटर को ऐसी कोई ट्रांजेक्शन मिलती है which is not previously disclosed by the management and it is of the our entities outside the ordinary course of business, तो he will inquire the management कि उस ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है एंड क्या कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, so he will inquire this thing। नाउ हमारा स्टैंडर्ड कह रहा है कि देयर आर सम सोर्सेज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन। कुछ सोर्सेज हैं जिनको मतलब सोर्सेज मतलब कि रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है जिनको ऑडिटर चेक करेगा टू इंक्वायर टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन,
जिनको चेक करने से ऑडिटर को कोई इंडिकेशंस मिल सकता है कि देयर इज अ रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व इन दिस, लाइक बैंक लीगल और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिकॉर्ड अदर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज द ऑडिटर मे कंसीडर नेसेसरी, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, information supplied to the regulatory authorities, shareholder register, statement of the conflict of interest to the management, TCWG, record of the entity investment, and other records of those with pension plans. Then controls and the agreement with the KMP, significant control, contracts and the arrangement, ये सब रीड कर लेना, सिंपल है काफी. देन हमारा स्टूडेंट कहते हैं आइडेंटिफाइंग दी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. डोमिनेशन क्या कह रहा है कि इन केस अगर मान लो there is a decentralization, there is a centralization of the power, यानी कि अगर इन केस अगर किसी एंटिटी के अंदर जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है इन दी हैंड्स ऑफ अ फ्यू पर्संस या फिर सिंगल पर्सन के हैंड में है, तो उस केस में ना फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस? कौन से वो इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं डोमिनेंट इन्फ्लुएंस को? लाइक रिलेटेड पार्टी है वीटोड सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट और TCWG, यानी कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिसीजन जो मैनेजमेंट या TCWG ने लिया था लेकिन रिलेटेड पार्टी ने उसको या तो रोक दिया या पोस्टपोन कर दिया. वीटोड मतलब कि या तो कैंसिल कर देना या फिर पोस्टपोन कर देना. तो ऐसा कौन सा, तो उस केस में भी इट इंडिकेट्स देयर इज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बाय द रिलेटेड पार्टी, या फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आर रेफर टू द रिलेटेड पार्टी फॉर द फाइनल अप्रूवल. रिलेटेड पार्टी को हम फॉरवर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन की फाइनल अप्रूवल के लिए. या फिर अगर मान लो कोई बिजनेस प्रपोजल है जो कि एक रिलेटेड पार्टी ने इनिशिएट किया है और उसके रिस्पेक्ट में कोई डिबेट नहीं हो रहा मैनेजमेंट में और TCWG में, या फिर लिटिल डिबेट, तो उस केस में भी इट इंडिकेट्स डोमिनेंट इन्फ्लुएंस. या फिर कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द रिलेटेड पार्टी आर रियली इंडिपेंडेंटली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड. इंडिपेंडेंटली रिव्यूअल नहीं हो रहा या अप्रूवल नहीं हो रहा. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं देयर इज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस. देन हम बात करते हैं, हमने कहा था ऑडिटर विल ऑब्टेन he will obtain understanding of the related party relationship and the transactions. He will maintain the alertness जब वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट को चेक करेगा. लेकिन इन केस जैसे कि मैंने बात की थी, अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन मिलती है जो कि ऑडिटर को पहले डिस्क्लोज नहीं की गई थी, तो उस केस में ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा? इन केस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी और द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो ही विल प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम. वो जो उसके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करेगा. इफ FRF establishes the requirement for the related party, तो he will request the management to identify all the transactions. मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा जितनी भी ट्रांजेक्शन वो रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, जो न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी है, उनको आइडेंटिफाई करे और मैनेजमेंट से रीजन पूछेगा कि कहाँ पे फेलियर हो गया एंटिटी के कंट्रोल्स में कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई या फिर डिस्क्लोज नहीं कर पाई रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शन. He will perform the substantive audit procedures and he will reconsider the risk that the other related party or significant transaction may exist which were not previously identified or disclosed. यानी कि कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन जो मैनेजमेंट, ये तो एक मिली है, ऐसी कई और ट्रांजेक्शन हो सकते हैं या फिर और रिलेटेड पार्टीज हो सकती है जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की. सो ही विल रीअसेस द रिस्क, रिकंसीडर द रिस्क, एंड अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने जानबूझ के नहीं किया, तो इट विल इवैल्यूएट द इंप्लीकेशंस फॉर द ऑडिट. यानी कि ऑडिटर को किस एक्सटेंट तक अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा. ही विल रीअसेस इट, ही विल रीइवैल्यूएट इट. नाउ इन केस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जब वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक कराता है उसको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिलती है विच इज आउटसाइड द एंटिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? He will evaluate the business rationale such as the transaction entered to engage in the fraudulent financial reporting or to conceal the misappropriation of assets. Auditor will consider, he will evaluate क्या ये ऐसी ट्रांजेक्शन ये फ्रॉड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है कि मैनेजमेंट फ्रॉड अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए या फिर अपनी असेट्स को मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए, उनको कंसील करने के लिए इन ट्रांजेक्शंस को अकर कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है इन ट्रांजेक्शन के अंदर. ही विल इवैल्यूएट द टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस. ही विल इवैल्यूएट कि क्या जो ट्रांजेक्शंस है वो एप्रोप्रिएटली अकाउंट हुई है और डिस्क्लोज हुआ है उनका या नहीं हुआ. एंड ही विल ऑब्टेन द एविडेंस दैट द ट्रांजेक्शंस आर एप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड. सो द ऑडिटर विल चेक दिस थिंग आल्सो. नाउ हमारा स्टूडेंट क्या कह रहा है? असर्टेन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस वेर कंडक्टेड ऑन टर्म्स इक्विवेलेंट टू दोज प्रिवेलिंग इन द आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन. सो ये हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं इन केस अगर मान लो मैनेजमेंट एजर्शन देती है कि जो उनकी ट्रांजेक्शन है वो आर्म लेंथ प्राइस पे विद द रिलेटेड पार्टी,
तो उस केस में he will obtain the sufficient appropriate audit evidences about that assertion कि और जो मैनेजमेंट कह रही है कि ये जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में ये आर्म लेंथ बेसिस पे है, ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड फॉर दिस पर्पस इस असर्शन को सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट की इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर कंपेयर करेगा आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रांजेक्शंस टू द नॉन मार्केट टर्म्स, यानी कि सिमिलर किसी और जो मार्केट के अंदर अगर मान लो इन्हीं ट्रांजेक्शंस को इनकर किया जाता है या फिर इन्हीं ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म किया जाता तो किन प्राइसेस पे किया जाता, he will compare those transactions and along with this अगर मान लो वो पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर एक अपनी एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकता है, किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू he will check whether the transactions are occurred at the arm length price, यानी कि अगर किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ उन ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया जाता तो जिस प्राइसेस पे उनको परफॉर्म किया जाता क्या ये प्राइसेस रीजनेबल है. So we will engage an external expert to determine the market value and to perform the market terms and conditions. And the last is communication with the TCWG. Unless all the TCWG are involved in managing the entity, the auditor shall communicate with TCWG significant matter arising during the audit in connection with the entity related party, and he will document the name of the identified related party and the nature of the related party relationships. So यहीं पे हमारे स्टैंडर्ड खत्म होते हैं ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी. अब इसके बाद हम अगला स्टैंडर्ड उठाएंगे ऐसे 560 दैट इज अ सबसीक्वेंट इवेंट. सो स्टे कनेक्टेड गाइस, बाय बाय, टेक